एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक लालची किसान रहता था। उसके पास कुछ बीघा खेत थे। वह उनमें अपनी फसल लगाता था। अरे रामू भाई, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। क्या बात है, आखिरकार ऐसा क्या डाल रहे हो जो तुम्हारी फसल इतनी अच्छी हुई है, और हम लोगों की फसल तो पहले से भी हानि में गई है। क्या डालता हूँ भाई, कुछ भी तो नहीं। जैसे तुम लोग फसल उगाते हो वैसे ही मैं भी फसल उगाता हूँ। बस भाग्य का खेल है। भगवान जिसे ज़्यादा देना चाहता है उसे ज़्यादा देता है, और जिसे कम देना चाहता है उसे कम देता है, और कुछ नहीं। हाँ भैया, सही कह रहे हो। इसलिए तो हर बार बस तुम्हें ही ज़्यादा देते हैं, भगवान और हम लोगों को कम। वह लोग यही सब बातें कर रहे थे, तभी रामू बहाना बनाकर वहां से जाने की सोचता है। चलो ठीक है भाइयों, मैं चलता हूँ। आप मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम है। हम फिर कभी इस विषय पर बात करते हैं। रामू वहां से चला जाता है और अपनी बैलगाड़ी पर फसल लेकर घर को चल देता है और अपने घर आ जाता है। और वह घर के अंदर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, इस बार भी फसल हमारी बहुत अच्छी हुई है। इस बार भी लाख रुपयों का मुनाफा हुआ है। और गांव के सारे लोग पूछ रहे थे, रामू तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई है, और हम लोगों की हर बार की तरह कम हुई है। तो मैंने कहा कि भगवान जिसे ज़्यादा देना चाहेगा उसे ज़्यादा देगा। हाँ जी, सही कहा आपने। उन लोगों से भगवान तो है ही इतने अच्छे कि किसी को कम देते हैं तो किसी को ज़्यादा, और अगली बार जिसे कम मिला उसे ज़्यादा, और जिसे ज़्यादा मिला उसे पिछली बार से थोड़ा कम। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे हमेशा ही ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इन बेवकूफ़ गाँव वालों की तरह मैं इन देसी खाद का उपयोग नहीं करता हूँ, बल्कि मैं विदेशी विशेष खाद का उपयोग करता हूँ। इसलिए तो मेरी फसल अच्छी और ज़्यादा होती है। अच्छा, ऐसा है। तो आप जब गांव वाले आपसे पूछते हैं कि तुम्हारी फसल इतनी ज़्यादा कैसे हुई, तो आप उन्हें बताते क्यों नहीं हो? तुम पागल हो क्या? अगर मैंने उन्हें बता दिया कि मैं विदेशी खाद का उपयोग करता हूँ तो वो लोग भी उपयोग नहीं कर लेंगे, और वह लोग मुझसे भी ज़्यादा फसल उगाएंगे, और मैं उन लोगों से ज़्यादा अमीर कैसे रहूँगा? अरे, ये तो गलत है। आपका इतना लालच करना सही नहीं है। अगर आप उन्हें बता देंगे तो उनके यहाँ भी गरीबी दूर होगी और वह आपको दुआएं देंगे। तुम शांत रहो, ज़्यादा मत बोलो। नहीं चाहिए मुझे उनकी दुआएं। मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ जो उन लोगों को बताकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूंगा। वह दोनों आपस में बहस कर रहे थे और ऊपर से भगवान उन दोनों की बातें सुन रहे थे। महादेव जी ने अपनी पत्नी पार्वती जी से कहा, यह किसान तो बहुत लालची है। यह अपने स्वार्थ के आगे किसी का भी भला नहीं देख रहा है, और यह अपनी इंसानियत भी भूल गया है। हाँ स्वामी, आप सही कह रहे हैं। यह किसान बहुत लालची है और स्वार्थी भी। यह सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही सोच रहा है, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। हाँ, इसलिए मैं इसे सबक सिखाना चाहता हूँ। मैं इसकी परीक्षण लेने के लिए पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और इसकी एक परीक्षा लूंगा। कैसी परीक्षा स्वामी? आप रहने दीजिए। आप तो भोले हैं और वह लालची के साथ साथ चतुर भी है। वह अवश्य ही आपको अपनी चतुराई में फंसा लेगा। नहीं पार्वती, वो मुझे नहीं फंसा पाएगा। महादेव यह सब कह ही रहे थे कि तभी पार्वती जी मान गई और उन्होंने महादेव को पृथ्वी लोक जाने के लिए हामी भर दी। महादेव एक साधारण गांव वाले के रूप में रामू किसान के घर आए और उसे आवाज लगाकर पुकारने लगे। रामू जी, ओ रामू जी, सुनते हो? क्या घर में कोई है?
या फिर सभी बाहर गए हुए हैं? तभी अंदर बैठे हुए रामू को उस गरीब किसान की आवाज़ आती है जो उसे बुला रहा था। वह बाहर निकलकर देखता है कि बाहर एक गरीब किसान खड़ा है और वह उस किसान से बोलता है। क्यों चिल्ला रहे हो इतनी सुबह सुबह? क्या बात है? क्या चाहिए तुमको मुझसे? मेरा नाम हरिया है। मैं पास के गांव में रहता हूँ। मैंने अपनी खेती बाड़ी अपने गांव के सेठ के पास गिनवी रखी थी ताकि मैं फसल के लिए बीज खरीद सकूं। लेकिन इस बार फसल अच्छी ना होने के कारण मैं सेठ का ब्याज नहीं चुका पाया, जिससे सेठ ने मेरे सारे खेत छीन लिए। तो मैं इसमें क्या करूं? अब क्या तुम ये चाहते हो मैं तुम्हारे खेत तुम्हें वापस दिला दूं? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो आपसे साझेदारी में फसल करने के लिए पूछने आया था ताकि मेरा घर बार चल सके। कैसी साझेदारी? देखिए, आपके खेत होंगे, मैं उसमें फसल करूंगा, जिससे उसमें जो भी उपज होगी हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। रामू तो बहुत चालाक था और लालची भी, तो उसने पहले अपने मन में सोचा कि ये किसान मुझे भोला दिखाई दे रहा है, चलो इसकी भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाए। फिर कुछ सोचते हुए बोला। चलो ठीक है, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि तुम जो भी फसल करोगे उसके नीचे का मैं रखूंगा और ऊपर का तुम। बोलो शर्त मंजूर हो तो बताओ। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अगले ही दिन से हरिया खेतों में काम शुरू कर देता है। वह उसमें बीज डालता है और बारिश होने के कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है। अब हिस्सा बांट की देरी थी। तभी रामू और हरिया खेत पर आते हैं। रामू हरिया से कहता है। देखो हरिया, तुम्हें शर्त तो याद है ना? तो शर्त के हिसाब से नीचे का मैं रखूंगा और तुम ऊपर का रखोगे। हाँ मुझे याद है। अब हिस्सा बांट शुरू करते हैं। रामू ने शुरुआत में ही अपनी चतुराई दिखा दी थी। उसने आलू की खेती करवाई थी, जिससे हरिया को खेत के ऊपर का मतलब घास फूस मिले और उसे खेत के नीचे का मतलब आलू मिले। और हुआ भी ऐसा ही। हरिया को घास फूस मिला और रामू अपने साथ आलू के भरे बोरे अपने साथ अपने घर ले गया। और महादेव वापस से अपने कैलाश पर्वत आ जाते हैं और पार्वती जी महादेव से कहती हैं, मैंने आपसे कहा था ना कि ये किसान लालची के साथ साथ बहुत ज़्यादा चतुर भी है, और देखिए आप उसकी चतुराई भरी बातों में आ गए ना, और उसने आपके साथ धोखा किया है। इसलिए तो आपसे कहती हूँ कि आप बहुत भोले हैं। पार्वती, मैं उस किसान की परीक्षा लेने के लिए ही गया था, लेकिन वह इतना चतुर है कि उसने अपनी बातों में मुझे ऐसा उलझाया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। अब तुम ही मुझे कोई सलाह दो। पार्वती जी कुछ सोचते हुए बोलती हैं और महादेव से कहती हैं, स्वामी आप फिर से जाइए और उस किसान से कहिए कि शर्त बनी रहेगी और मैं खेती भी करूँगा। पार्वती जी महादेव को सलाह देने लगती हैं और यहाँ रामू अपनी पत्नी से कहता है, देखा तुमने अपने पति की चतुराई को, कैसे उस किसान से सारा का सारा माल ले आया, वो भी उससे बिना लड़े झगड़े। स्वामी ये आपने उसके साथ सही नहीं किया। एक तो बेचारा एक गरीब और ऊपर से उसके पास अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सही नहीं हुआ।
जो आपने उसके साथ किया। तुम शांत रहो, तुम कभी भी मेरी तरफदारी नहीं करती हो, हमेशा मुझे ये भला बुरा कहती हो। तुम मेरी तरफ हो उसके। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं तो बस सत्य बोल रही हूँ। अब आपको जैसा ठीक लगे कीजिए। इतना कहकर रामकली वहाँ से चली जाती है और हरिया फिर से रामू के पास आता है और उससे कहता है, मैं फिर से तुम्हारे साथ साझेदारी में खेती करना चाहता हूँ और वही शर्त रहेगी। मुझे तुम्हारी शर्त से कोई समस्या नहीं है। रामू मन में सोचने लगा कि कैसा बेवकूफ़ इंसान है, एक बार हानि होने के बाद भी फिर से अपनी हानि कराने के लिए आ गया। यह फिर से आलू की खेती करेगा और मैं फिर से लाभ में आऊँगा और यह हानि में। और वह मुस्कुराते हुए हरिया से बोला, ठीक है, तुम मेरे खेतों में खेती कर सकते हो। हरिया वहाँ से चला जाता है और खेतों में परिश्रम करने लगता है और बीज बोता है और बारिश होती है और बारिश होने के बाद फसल तैयार हो जाती है और अब हिस्सा बांट के लिए दोनों लोग आते हैं। लेकिन रामू फसल देखकर चौंक जाता है क्योंकि पार्वती जी ने महादेव से गेहूं की खेती करने के लिए कहा था, इसलिए ही हरिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये क्या है हरिया, पिछली बार तुमने आलू की खेती की थी, तो इस बार खेती क्यों बदली? क्या मतलब है इन सब का? रामू जी, पिछली बार की खेती में कम लाभ हुआ था और इसलिए मैंने खेती बदलकर करने की सोची और देखिए इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। और शर्त के मुताबिक नीचे का हिस्सा आपका है और ऊपर का मेरा है। हरिया अपने साथ गेहूं के भरे बोरे ले जाता है और रामू वहीं बैठा बैठा रोता रहता है और उसे अच्छा सबक मिलता है। महादेव वापस से अपनी कैलाश पर्वत आ जाते हैं और पार्वती जी से कहते हैं, धन्यवाद पार्वती, तुमने मुझे अच्छी सलाह दी जिसकी वजह से मैं इस रामू किसान को अच्छे से सबक सिखा सका। वह आगे कभी लालच नहीं करेगा। सही ही कहा है किसी ने कि हमें इतना भी लालच नहीं करना चाहिए कि हम अपने लालच के चलते किसी भोले भाले इंसान के साथ छल करें और उसे धोखा दें।